क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग लेक्चर्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 27 जून के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नस यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट नेट नंबर 4 पूरी आबोताब के साथ इस्लामाबाद के अंदर भी चमक रहा है। नस का नेट नंबर 4 इस वक्त 27 जून का पेपर को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे 27 जून से पहले भी जो कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स हमारे पास आए हुए थे उनको भी सॉल्व करें। 24 जून, 25 जून, 26 जून वो पेपर्स भी अगर कुछ रैंडमली पेपर आ जाएगा तो वो भी सॉल्व कर रहे होंगे। मगर आज की इस क्लास के अंदर 27 जून के तमाम क्वेश्चंस को इंशाअल्लाह सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नस का नेट नंबर 4 अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त इस्लामाबाद में चमक रहा है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बिलफर्ज कराची के अंदर ये 17 जुलाई से आपके पास स्टार्ट हो रहा होगा। तो मेरी कोशिश है कि नेट नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस बच्चे हमने शेयर करें उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों के लिए लेक्चर डिजाइन कर सकें। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है नस, पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। तो भाई मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी वर्किंग कर रही है आप लोगों की कामयाबी के लिए। तो आज नस के 27 जून के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे और इसमें कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जो 24 जून के भी होंगे। भाई जैसे जैसे बच्चे मुझे मेरे पेपर्स भेज रहे होते हैं अपने अपने, तो मेरी कोशिश होती है उन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन रेडी किया जाए, उन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों को शेयर किया जाए ताकि आप में से जितने बच्चों का बाद की डेज में टेस्ट है, मैंने लास्ट डेज जो देखी है इस्लामाबाद की 10 जुलाई तक की, 9 जुलाई तक की आई हुई थी। तो यानी कि 9 जुलाई 10 जुलाई तक जितने क्वेश्चंस आप लोगों के, जितने बच्चों का टेस्ट आ रहा है तो आप लोगों के लिए उसमें फायदा हो सके। इसके अलावा कराची के अंदर या गिलगित के अंदर या कोयटा के अंदर भी नस का नेट नंबर 4 अगर हो रहा होगा जो कि आपके पास पेपर बेस्ड होगा, या कोयटा वाला मेरे ख्याल में कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबी नेट होता है वो, तो भाई आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो खुदारा अपनी तैयारी पक्की करो, तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी करो। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखो नस का सॉफ्टवेयर बैंक बहुत बड़ा है, तो भाई नस के सॉफ्टवेयर बैंक के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करनी है, अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करनी है और इन पास पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे कवर करना है। इन लेक्चर्स को आपने खुद भी लेना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इस लेक्चर को तमाम अपने ग्रुप्स के अंदर, तमाम कॉलेजेस के ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे आपने शेयर करना है। सबको आपने बताना है कि भैया सर हाशिम ने नस के नेट नंबर 4 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। आपने लाजमी तौर के ऊपर इधर आप नस की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, जीआईके की कर रहे हैं, कॉमसेट की कर रहे हैं, यूईटी की कर रहे हैं, एनईटी की कर रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैच के बच्चों की तमाम यूनिवर्सिटी में पोजीशंस होती हैं। तो आपने लाजमी तौर पे अपने जूनियर्स को बताना है कि सर हाशिम के बैच के अंदर आपने एडमिशन लेना है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाई जा रही होती है। मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। हमारा 2026 का नस के नेट नंबर 1 का जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है वो अगस्त के अंदर हो रहा है। बहुत जल्द उसकी डिटेल्स भी हम लोग शेयर कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। बाकी अभी हमारे क्रैश बैचेस चल रहे हैं जुलाई के अंदर, जिन यूनिवर्सिटीज का टेस्ट है आप उसमें बिल्कुल एनरोल करवा सकते हैं। सही है भाई, तो आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं कि अभी 27 जून के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए। ये 27 जून से पहले के भी पेपर आ रहे होंगे वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल में बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x लाइज बिटवीन डैश। देखिए प्यारे बच्चों, साइन x जो होता है वो बेसिकली -1 से बड़ा होता है, या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा। इसी तरह से या तो ये +1 होगा या +1 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि द ग्राफ ऑफ द साइन x, अगर मैं y को अपना फंक्शन f ऑफ x मानूं तो मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x यानी साइन x का, ठीक है, इट विल लाई बिटवीन -1 टू +1। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शंस होने चाहिए थे, डी नहीं है, यकीनन वही चौथा ऑप्शन होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल में 2 वर्टिसेस दी हुई है, ए 2 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर एक एंगल अल्फा है 30 डिग्री और बीटा है 60 डिग्री, तो थर्ड एंगल गैमा क्या होगा। देखिए ट्राइंगल के केस में जो 3 एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होता है। अगर अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है, बीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मुझे गैमा निकालना है। 30 + 60 दैट मेक्स इट 90। 90 यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली प्यारे बच्चों 180 - 90 दैट इज 90। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो थर्ड एंगल है जो गैमा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक अदद पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी 4 वर्टिसेस है। अच्छा ये तो थोड़ा सा उल्टा सा बन गया हमारा, एक दफा फिर कोशिश करते हैं। ये ठीक है। अच्छा इस वाली फिगर को जरा हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर जरा ध्यान से देखिए, मैं कहूं कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है जिसमें चारों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। तो मुझे बेसिकली 3 वर्टिसेस दी हुई है, मुझसे चौथी वर्टेक्स मांगी है। तो प्यारे बच्चों चौथी वर्टेक्स निकालने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो ये होती है कि D = आप अगर पहली वर्टेक्स लिखें
तो दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का डिफरेंस लिख दें। ठीक है, एक तरीका तो ये है फोर्थ वर्टेक्स निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि ये हो जाएगा c प्लस a माइनस बी। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मुझे वर्टेक्स, अगर मैं पहला वाला मेथड इस्तेमाल करूं तो वर्टेक्स a मुझे दिया हुआ है 5,2 प्लस आगे मुझे दिया हुआ है c माइनस बी। प्यारे बच्चों c दिया हुआ है हमारा 6,8 और b हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 1,4। अगर मैं c माइनस बी कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5,4। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं 5,4 को ऐड कर दूं तो फाइनली जो मेरा वर्टेक्स डी आ जाएगा वो आ जाएगा 10,6। दैट इज द राइट पॉसिबल आंसर। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये बेसिकली टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ द फंक्शन u प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। आगे मुझे कह रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गलती से या तो इन्होंने डिसकंटिन्यू दे दिया है लिखा हुआ, या फिर यहाँ पे नन आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको मैंने चेकआउट किया है, ये बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है, ये तमाम रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस है, ये कभी भी डिसकंटिन्यूस होगा ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको चेक करता हूँ एट x इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ये दिया हुआ है पहला फंक्शन, यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 जो है इट विल बी लेस देन 1। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव को कॉमन लूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा x माइनस 1, मॉडुलस हटा के दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर मैं x की जगह 1 को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे भी इसमें लूप होल वगैरह नहीं आ रहा है, ये वैल्यू जो है वो ब्रेक आउट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि इट इज कंप्लीटली अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड वाली लिमिट को देखूँ तो मॉडुलस x माइनस 1, अब यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, विच इज अगेन अ प्रूफ कि ये मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। बच्चों ये वाला सवाल जो है ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। अच्छा, अब यहाँ बच्चों इस पेज में आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इन द बॉक्स, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी आफ्टर वन ड्रॉ यू गेट लेटर m एंड विदाउट रिप्लेसिंग गेट p। अच्छा, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, बेसिकली यहाँ पे डबल p होना चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पे डबल p लगा देता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएंगे प्यारे बच्चों वो बन जाएंगे 11। अगर मुझे पहला लेटर निकालना है m, तो m बेसिकली एक ही आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे m निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह मुझे कह रहे हैं कि अब आपको सेकेंड लेटर निकालना है p, तो p निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, p बेसिकली 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय m, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो अब 11 लेटर्स हैं ये, नाउ द टोटल लेटर्स आर 10, तो ये हो जाएगी 2/5 2/10, यानी अगर मैं इसकी कैंसिलेशन करूं तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंप्लीफाई होके 1/5। अगर मुझे अब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए m और p की, तो मैं यहाँ पे सिंपल दोनों प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लूंगा, ये हो जाएगा 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है जी, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट मेक्स इट 1/55 विच इज अ फाइनल प्रोबेबिलिटी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल में बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमें एक अदर टर्म दी है जिस पे स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर की टर्म आ रही है और मुझे जो है वो इसका सम निकालना है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिस पे स्क्वायर आ रहा है और मुझे तमाम स्क्वायरिंग वाली टर्म्स का जो है वो सम निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर तो मुझे सम निकालना है स्क्वायर्स का, तो इसके लिए हमारे पास एक अदद फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है मामला और n इक्वल्स टू 10 तक जा रहा है, ठीक है, फॉर दी n स्क्वायर, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। हम जो है वो 1 से लेके 10 तक ही पहले तो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10+1 हो जाएगा 11, 2 इंटू 10 ये हो गया 20 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6, 10 इंटू 11 इंटू 21, 2 5 टाइम्स 10, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3 3 7 टाइम्स 21। अभी हो जाएगा मेरे पास
55 इंटू 7। हम जरा 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधे सीधे लफ्जों में प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 385। लेकिन मेरी जो यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट हो रही थी वो वैल्यू स्टार्ट हो रही थी 4 से लेके। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आपको कहूँ कि n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 3 तक की जो वैल्यूज हैं अब मुझे उनका स्क्वायर निकालना है और मुझे उनके स्क्वायर को अपने फाइनल आंसर में से माइनस करना है। हम अगर उसको बगैर फॉर्मूला इस्तेमाल किए निकालें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस का 9, दैट मेक्स इट 14। प्यारे बच्चों अगर मैं 385 में से 14 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 371, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे एक अदद सीरीज दी हुई है 1, -1, 1, -1, 1, -1। ठीक है, अप टिल इंफिनिटी। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कॉमन रेशियो देखिए -1/1 -1, -1/1 -1, 1/-1 -1, -1/1 -1, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉमन रेशियो तो सेम आ रहा है और कॉमन रेशियो -1 आ रहा है। तो अगर तो इसमें कॉमन रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म 100% ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आगे कह रहे हैं कि सम इज -1/2। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सम होगा वो फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनाइट सम के लिए कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। यहाँ पे आर की वैल्यू बेसिकली -1 दी हुई है तो मॉडुलस आर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो सम फाइनाइट निकालना मुमकिन नहीं है, तो बी इज नॉट द राइट आंसर। सीरीज इज डाइवर्जेंट, बिल्कुल ये सीरीज डाइवर्जेंट है। कैसे? फर्स्ट टर्म का सम निकालें तो 1, 2 टर्म्स का सम निकालें तो 0, 3 टर्म्स का सम अगर निकालें तो 1, 4 टर्म्स का अगर हम लोग सम निकालें तो वो 0। इसका मतलब ये हुआ कि सम हर पॉइंट के ऊपर अपनी वैल्यू को ऑल्टरनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज तो डाइवर्जेंट है। और यहाँ पे कह रहे इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज ना होती तो कॉमन रेशियो बराबर आता ही ना। ठीक है, तो डी इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज इज डाइवर्जेंट इज द राइट पॉसिबल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मुझसे एक सवाल में कह रहे हैं कि फॉर 2 पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स द एम एंड जीएम एंड एचएम विल बी डैश। देखिए 2 रियल डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो एम जो होता है वो हमेशा जीएम से बड़ा होता है और जीएम जो है वो हमेशा एचएम से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे फॉर 2 रियल नंबर्स ए एंड बी दैट विल बी a + b/2। इसी तरह जीएम जो मेरे पास होता है दैट विल बी √ab। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो मेरे पास आता है प्यारे बच्चों that is actually 2ab/a + b। in terms of their mathematical formula अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि a + b divided by 2 is greater than √ab and it is greater than 2ab divided by a + b। ठीक है जी, अगले सवाल को जरा देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है तो डेफिनेटली सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जबकि फिफ्थ टर्म यहाँ पे 9 दी हुई है, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, a + 4d = 9 और s4 मुझे दिया हुआ है a9 + 4 के। देखिए सबसे पहले तो sn का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अगर मैं इसको s4 के लिए लिखूं तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4/2 × 2a + 4-1 यानी 3d। तो फाइनली जो s4 का आंसर आएगा मेरे पास वो सिंपल वर्ड्स में आ जाएगा 4a + का 6d। ठीक है जी, लेकिन ये चीज एक्चुअली a9 + 4 के भी बराबर है, तो a9 तो बराबर हो जाएगा a + 8b के, और a9 + 4 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा a + 8d + 4। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन तो ऊपर आ रही थी, अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी सिंपल वर्ड्स में 4a + 6d = a + 8d प्लस का 4। सबको वहां ले जाते हैं तो ये हो गया 4a - a + 6d - 8d -4 = 0। फाइनली हो जाएगा ये 3a माइनस का 2d माइनस का 4 = 0। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2।
ऊपर वाली को हम जरा 1 का नाम दे देते हैं और ये आ रही थी हमारे पास a प्लस 4d इक्वल्स टू 9। a प्लस 4d इक्वल्स टू 9 हम क्या करते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6a माइनस का 4d इक्वल्स टू 8। मैंने नेगेटिव 4 को उधर मूव करवा दिया और अब हम इसको फर्स्ट में ऐड कर देंगे, दैट इज a प्लस 4d इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया a प्लस 4d इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये खत्म हो गया तो फाइनली बचा 7a इक्वल्स टू 8 प्लस 9 दैट इज 16 और प्लस 1 दैट इज 17। तो 7a की वैल्यू आ जाएगी 17, यानी a बराबर हो गया 17/7 के। अब इसे कहीं भी पुट करके जरा हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 17/7 अगर मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूं। ठीक है, 2d को वहां ले जाते हैं, ये हो गया -4 इक्वल्स टू 2d। अब ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 17 दैट इज 51, 7 इंटू 4 दैट इज 28 होल डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2d। फाइनली मेरा 2d क्या बचेगा 51 माइनस 28 यानी हो जाएगा 23/7। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो फाइनली मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 23/14। दैट इज एक्चुअली द फाइनल आंसर फॉर द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एक फुटबॉल टीम है जिसमें से 11 प्लेयर्स हमें चूज करने हैं आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। अगर 2 प्लेयर्स ऑलरेडी चूज किए जा चुके हैं, इसका मतलब है कि पहले हमें 14 में से 11 प्लेयर्स को चूज करना था, लेकिन अब 2 प्लेयर्स ऑलरेडी चूज हो गए तो 14 में से बचे 12 और 11 में से बचे 9। तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग टीम कैसे सेलेक्ट होगी। तो बहुत ही आसान आंसर, यानी 12 कॉम्बिनेशन यानी 9, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। चलिए जी क्लास, जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे एक अदद कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक अदद ट्राइंगल ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे कह रहे हैं कि इट सेटिस्फाई विच लीनियर इक्वालिटी। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्लेरिफाई नहीं है, तो और कॉमन सेंस की बात है कि ये जो भी डेटा हमें बच्चे प्रोवाइड करते हैं बेसिकली एक रॉ डेटा है। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रॉपर याद रहते हैं तो वो पूरे क्लियर करके भेजते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बातें इनकम्प्लीट होती हैं। तो जब तक मैथमेटिक्स का मसला ये है कि जब तक क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी हम बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकते। लेकिन चले फिर भी मैं ज़रा अगर इस वाले ट्राइंगल को एक अदर ट्राइंगल कंसिडर करूं, ठीक है, इसको अगर मैं एक ट्राइंगल का नाम दूं जिसमें ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और अगर ये वर्टेक्स सी बोलूं तो ये तो ओरिजिन है, तो ए तो वर्टेक्स हो गया 0,0, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी वर्टेक्स की बात करूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0। इसी तरह से फाइनली अगर मैं सी वर्टेक्स की बात करूं तो y के ऊपर x के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, तो ये हो गया मेरे पास 0,1, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है कि ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनियस मेरा दिया हुआ है। अगर मैं इस अनशेडेड ट्राइंगल की बात करूं, शेडेड के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स नोन है तो ये वाली तो टोटली अननोन है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और ना ही हमें पता है कि ये वाली जो वर्टेक्स अगर जिसको मैंने बी का नाम दिया है क्या ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर तो ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती फिर तो मैं इस नेक्स्ट वर्टेक्स जो अननोन है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया फिर वहाँ पे मैं तकरीबन वर्टिकल पॉइंट तो मुझे पता है 1 है, ठीक है, क्योंकि सी से लेके यहाँ पे आने तक वर्टिकल कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है। तो जब तक मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होगा मैं इस पॉइंट को बता ही नहीं सकता। तो फिलहाल हम इस अनशेडेड की अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए दिया हुआ है मुझे 0,0, ठीक है, लेकिन स्लोप में लेता हूँ बी और सी का। तो बी और सी का अगर मैं स्लोप ले लूँ तो बी दिया हुआ है 1,0, ठीक है जी, इक्वल्स टू x1, y1। इसी तरह सी मुझे दिया हुआ है 0,1 दैट इज x2, y2। अब मैं यहाँ पे अगर स्लोप अपना निकाल लूँ तो ये होता है y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 यानी इन शॉर्ट -1 आ गया। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि अगर मैं b को जो है वो x1, y1 मान रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा y माइनस 0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 1। फाइनली हो जाएगा y इक्वल्स टू -x प्लस का 1
उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि बेसिकली मेरे पास एक अदद लीनियर इक्वेशन ऑफ द हाइपोटेनियस या फिर ऑफ द साइड ऑफ द हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट आउट कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द शेडेड एरिया। देखिए एक बात हम मान लेते हैं कि ये जो अंदर ट्राइंगल दिया हुआ है ये कह रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। हम ये बात मान लेते हैं कि ट्राइंगल की जो एक वर्टिस है वो ट्राइंगल को सर्कल को मीट कर रही है। ठीक है, जो ट्राइंगल की एक वर्टेक्स है वो यहाँ पे सर्कल को मीट कर रही है और जो दूसरी वर्टेक्स है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल आ रही है। और मुझे कह रहे हैं कि ट्राइंगल की एक साइड की जो लेंथ है वो आ रही है कैपिटल आर। अगर मैं ये कहूँ कि जो ट्राइंगल की बेसिकली लेंथ आ रही है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ट्राइंगल की लेंथ आ रही है का आर, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल एज वेल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं या एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। साइड आर है तो ये हो गया आर स्क्वायर। अब सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऊपर से हम ये कर सकते हैं कि हमने आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बचेगा 4 पाई माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे बेसिकली मुझे दिया हुआ है cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 रेज टू द पावर 12 और मुझसे कह रहे हैं ए बताओ, क्योंकि ये ए के अगेंस्ट है। अच्छा, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लगाएंगे, दैट इज डी मोइवर्स थ्योरम। बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। डी मोइवर थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू द पावर n, तो मैं इस पावर को दोनों एंगल्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पावर 12 दी हुई है, तो ये हो जाएगा cos π/6 इंटू 12 प्लस आयोटा साइन π/6 इंटू 12, कैंसिल 6 1 टाइम्स 2 6 2 टाइम्स 12। अब ये मेरे पास बचेगा प्यारे बच्चों cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। देखिए साइन 2 पाई तो बेसिकली 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, जबकि cos 2 पाई जो होता है वो मेरे पास पॉजिटिव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ जाएगी पॉजिटिव का 1। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये काम करूँ तो 6 मल्टीप्लाई होगा, तो cos π/6 इंटू 6 खाली बचेगा पाई प्लस आयोटा साइन π/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, बचा पाई साइन पाई, यानी साइन 180 डिग्री भी 0 होता है तो ये फैक्टर खत्म, जबकि cos 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -1। अगले सवाल को जरा देख लेते हैं। मुझे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ग्रुप का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी मांग रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इवन नंबर्स हैं 2 और 4, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो फाइनल आने वाला नंबर भी मेरे पास इवन ही होगा, तो इसका मतलब है कि इवन नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं वो बताओ जो नहीं है, ये तो होता है। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 और एक ले लेता हूँ 5, दोनों ऑड नंबर है लेकिन फाइनल आंसर आ रहा है एक इवन नंबर यानी 8, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो बी तो ऑप्शन नहीं है। इवन नंबर्स में भी अगर आप किसी भी दो इवन इंटीजर्स को ऐड करो तो आंसर इवन ही आएगा, और रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब है कि बी एक ऐसी चीज है जो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आर नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो बी इज एक्चुअली द राइट पॉसिबल आंसर। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 इज द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस 81। मेरे पास एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 81 इक्वल्स टू 0,
और मुझे कह रहा है 9 रूट है। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी अगर किसी इक्वेशन का रूट हमें दिया हुआ है तो वो रूट उस इक्वेशन की वैल्यू को जस्टिफाई करेगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह 9 पुट कर सकता हूँ। 9 स्क्वायर 81, 7 इंटू 9 63 प्लस का 81 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया a इंटू 81, 63 में 81 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाता है 144 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 81, ये 144 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 81 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। फाइनली ये बना -144 अपॉन 81। 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21, 3 4 टाइम्स 12, 2 कैरी आएगा, 3 8 टाइम्स 24। ठीक है जी। उसके बाद 3 9 टाइम्स 27, 3 1 टाइम्स 3, 3 6 टाइम्स 18। तो फाइनली मेरे a की वैल्यू आ गई -16 अपॉन 9 if 9 is a root of that particular quadratic equation। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल में बेसिकली मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मुझे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है फॉर द गिवन पैराबोला। देखिए 8x से इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली ये बन गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। देखिए पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका मतलब है कि मेजर एक्सेस जो है वो x है एंड इट ओपन्स राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पे ये ओपन होता है। अब जरा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो मेरे पास डायरेक्टली 4a की वैल्यू आ रही है 8। मजे की बात, जो मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है, मेरे पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ 4a। तो डायरेक्टली ये 4a की वैल्यू यहाँ पे हमें दे दी है इन्होंने, तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है इस क्वेश्चन में वो है 8। So 8 is the right answer. Let's move on to the next question. यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि sin 2x किसके बराबर है। प्यारे बच्चों, बेसिकली sin 2x यानी जो डबल एंगल आइडेंटिटी होती है वो बराबर होती है 2 sin x इंटू cos x के। ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली टेंजेंट 2x की आइडेंटिटी होती है और ये पता नहीं कौन सी आइडेंटिटी है, लेकिन ये sin 2x के बराबर नहीं है, तो बोथ भी नहीं है, तो C इज द राइट ऑप्शन इन नन ऑफ देम। अच्छा, अगले सवाल में स्मॉल r की वैल्यू मांग रहा है। देखिए स्मॉल r बेसिकली इन रेडियस होता है और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s। डेल्टा यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और s जो है यहाँ पे वो सेमी पेरीमीटर यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को रिप्रेजेंट करता है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि अ सर्कल विच टचेस ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वो सर्कल जो ट्राइंगल की तमाम वर्टिसेस को टच करता है वो क्या कहलाता है? वो सर्कल बेसिकली सर्कम सर्कल कहलाता है। वो सर्कल जो ट्राइंगल की तमाम वर्टिसेस को टच करता है बेसिकली वो हमारे पास सर्कम सर्कल कहलाता है। ठीक है जी। अगले सवाल में कह रहे हैं कि एन हाइपरबोला हैज हाउ मेनी फोसाई एंड डायरेक्ट्रिसेस। बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी हाइपरबोला के, ठीक है, चाहे उसका वर्टेक्स ओरिजिन हो या ना हो, उसके 2 फोसाई होते हैं और उसके 2 डायरेक्ट्रिसेस होते हैं। ठीक है। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं, प्यारे बच्चों अगले सवाल में यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। कह रहे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी ऐड। कह रहे कि क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए सबसे पहली बात, अगर तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा, और अगर ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जब मैं पॉइंट को हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आएगा। तो सबसे पहले तो हम जरा ये चीज चेक कर लेते हैं, अगर तो ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम नॉर्मल निकाल ही नहीं सकते अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पॉइंट बेसिकली मुझे दिया हुआ है x, y इक्वल्स टू 2√5 अपॉन 3, 1। सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 3 स्क्वायर 9 अपॉन का 4 अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर यानी 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। पलट के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4 5 टाइम्स 20 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अच्छा ये हो गया 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20। यहां से अगर मैं 1 अपॉन 9 कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बचेगा प्यारे बच्चों खाली 5 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि मेरे पास आंसर आ रहा है 4 अपॉन 9, और 4 अपॉन 9 जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट है जो लाइन हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल कैसे बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम जरा एंड में देखते हैं। मैं इसको जरा ऐसे हाईलाइट करने के लिए मैं इसको ऐसे बॉक्स में लिख कर देता हूं ताकि हम एंड में करें। इसमें हमें बेसिकली कॉसेक स्क्वायर 1/x का डेरिवेटिव लेना है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4/π। तो बेसिकली इसके लिए मुझे ज्यादा जगह रिक्वायर्ड है, तो ये मैं नीचे करूंगा एंड में अलग से। इसका अगला सवाल कह रहे हैं अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी डैश। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, यानी अनडिफाइन होगा। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब है वो 90 डिग्री बनाएगी। अगर थीटा 90 तो टेंजेंट 90 डिग्री बेसिकली इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये रीजन है कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है स्लोप इन्फिनिटी होगा। अगला सवाल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगले सवाल में कह रहे हैं कि m इक्वल्स टू 2x/y रिप्रेजेंट्स द डैश लाइन पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला में दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों पे स्क्वायर होगा, सेम कंडीशन गोज फॉर एलिप्स एज वेल, ठीक है। सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, ऑपोजिट होते हैं और साइन भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स पे स्क्वायर नहीं है, तो ना ही ये एलिप्स है ना ही ये हाइपरबोला है। इसी तरह किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के भी ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पैराबोला भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। प्यारे बच्चों अगले सवाल में कह रहे हैं कि एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो ये आंसर आया। कह रहे बताइए इंटीग्रेट करने से पहले वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था। इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव भी कहलाते हैं, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर है। अगर मेरे पास एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके आंसर निकाला जा चुका है तो अगर उस आंसर को मैं दोबारा डेरिवेट करूं तो मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को निकाल सकता हूं। तो मैं इन दोनों पे जरा अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं ln 1 प्लस साइन एक्स पे। तो जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन यानी 1 प्लस साइन एक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर बीच में आ रहा है प्यारे बच्चों माइनस का साइन, ठीक है। दोबारा यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है जी, और कॉस यानी अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, 1 अपॉन फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो प्यारे बच्चों फाइनली मेरे पास बचा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस दैट इज टेंजेंट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन से पहले जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वो था कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और अलग से टेंजेंट एक्स ऐड हो रहा था, तो ये बेसिकली मेरा ओरिजिनल फंक्शन था। अब इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है ई ऑफ एक्स के एंड जी ऑफ एक्स बराबर है साइन ऑफ एक्स के। जी ऑफ एफ एक्स निकाली नहीं, कंपोजिट फंक्शन निकाल लें, इसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। सबसे पहले तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं लिखता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है साइन एक्स। मुझसे कह रहे कि जी ऑफ एफ का फंक्शन निकालना है, कंपोजिट फंक्शन, यानी ये बराबर होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। यानी इसका प्यारे बच्चों मतलब क्या है कि जी का जो भी फंक्शन है, जी का जो भी फंक्शन है उसके अंदर एज इट इज आप एफ ऑफ एक्स का फंक्शन उठा के डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों जी का फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, साइन एज इट इज लिखा, अब एक्स इसका फंक्शन है तो इस फंक्शन की जगह एज इट इज हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन डाल देंगे, यानी हो जाएगा साइन ऑफ ई ऑफ एक्स, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी अगले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि z बराबर है x प्लस आयोटा y के और x बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर है 1 प्लस साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर निकालना है। बेसिकली z मुझे दिया हुआ है x प्लस आयोटा y के, x मुझे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा और y मुझे दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों मॉडुलस ऑफ z जो का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो रूट खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल्स टू x की जगह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा मैं देख लूं कि 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा ये, चलिए जी आगे चलते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी का जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab।
इसी तरह आगे आ रहा है +1 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए ये 1 और ये 1 ऐड होके हो जाएगा 2। ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके हो जाएगा 1। आगे बचा माइनस का 2 cos थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। तो मेरा बिल्कुल फाइनल आंसर आ रहा है 3 माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। दैट इज एक्चुअली द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को जरा देख लेते हैं। क्या मुझसे कह रहे हैं कि z डॉट कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z कॉन्जुगेट, कह रहे कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, रियल है या नन ऑफ देम। जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात आपको ये बताता चलूं कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट यानी इसका अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूं तो वो होगा x माइनस आयोटा y। दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये होता है x प्लस आयोटा y माइनस का x प्लस का आयोटा y। खाली इमेजिनरी पार्ट बचा, ये हो गया 2 आयोटा y। इसी तरह z डॉट z कॉन्जुगेट का अगर प्रोडक्ट ले लें तो ये हो गया x प्लस आयोटा y और ये हो गया x माइनस आयोटा y। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा तो ये हो गया ये। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं 2 आयोटा वाई से डिवाइड करूं तो रैशनलाइज करने के लिए आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा तो दिस बिलोंग्स टू अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब हम जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। अपर लिमिट मुझे यहाँ पे दी हुई है प्यारे बच्चों इन्होंने 4 और लोअर लिमिट मुझे दी हुई है 1 और वैल्यू है x डॉट अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स की जगह लिख देते हैं x पे पावर 1/2। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा 4 1 x रेज टू द पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड और ये आ जाएंगी मेरी लिमिट्स 4 और 1। 5/2 है तो उसको रेसिप्रोकल करके 2/5 करते हैं। अब लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2/5। जब ये अपर लिमिट आएगी तो 4 का रूट होता है 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 का रूट 1 रेज टू द पावर 5, ये 1 ही होता है। फाइनली बचा 2/5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब हमारे पास होता है 32 और -1 दैट इज 31। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 62/5 आफ्टर जस्ट पुटिंग आउट द लिमिट। मजीद आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है ये टोटली हमारे पास। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल की तमाम साइड्स की लेंथ जो है प्यारे बच्चों वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कह रहे हैं कि फिर कैपिटल आर क्या होगा। कैपिटल आर का मतलब होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस बेसिकली हमारे पास होता है द लेंथ ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय √3। लेंथ 2 दी हुई है, सर्कम रेडियस यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अब मुझे कह रहे हैं कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस क्या होगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। रेडियस अगर 7 है तो ये हो जाएगा 2π × 7, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 14π सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर सरकमफेरेंस। अगला सवाल कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा। बच्चों, फंक्शन बेसिकली ऐसे कंडीशन में मिनिमम होता है। अब हम एक आखिरी सवाल अपना देखते हैं जिसको हमने पहले लेफ्ट कर दिया था। cosec स्क्वायर 1/x को डेरिवेट करना है 4/π पे। जरा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। बेसिकली cosec स्क्वायर का मतलब है cosec स्क्वायर 1/x था, इसको हमने यूं लिख दिया। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 4/π। सबसे पहले पावर, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस
अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ये हो गया माइनस कॉसेक 1/x इंटू कॉट 1/x, फाइनली हो जाएगा -2 कॉसेक स्क्वायर 1/x इंटू कॉट 1/x। देखिए x की वैल्यू है 4/π, तो 1/x हो जाएगा π/4, और π/4 का मतलब है 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री बेसिकली 1 के बराबर होता है, तो ये फंक्शन तो पूरा पूरा खत्म हो गया। अब बचा कॉसेक, यहाँ पे मैं लिखूंगा -2। अच्छा प्यारे बच्चों, बेसिकली कॉसेक की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसेक के स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 45 डिग्री, यानी हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री होता है मेरे पास √2/2, तो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। इन्हें 2/√2 का स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है जी, इन्हीं अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास दो काम होते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है जी, डिग्री के अंदर। तो अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर 4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा -4। यहां पे इन क्वेश्चंस को जरा अब हम देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर x विल बी लाइज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, यानी कह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं खाली साइन x के फंक्शन को देखूं, साइन x का फंक्शन जो होता है वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम क्वाड्रेंट्स के अंदर मेरा साइन x का जो फंक्शन है वो बेसिकली प्यारे बच्चों मेरा नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि साइन x विद होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमेशा ये नॉन नेगेटिव वैल्यू को मेरे पास जो है वो बच्चों प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बताता चलूं कि मेरे पास वैल्यू भले नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, लेकिन बात यानी सारी की सारी यहाँ पे ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ भी, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ भी पॉजिटिव हमारे पास होगा अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि द ग्राफ विल बी पॉजिटिव और इट विल लाई पॉजिटिव इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली। So that is the right answer for this question. अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए कह रहे कि टेंजेंट थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा मालूम करना था। अब यहाँ पे भी दो बातें नहीं है। पहली बात तो ये कि टेंजेंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करने का ये तरीका है कि हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम लोग यहाँ पे रूट ले लें तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें तो यहाँ पे दो बातें मिसिंग है। सबसे पहली बात, टेंजेंट की वैल्यू नहीं है। टेंजेंट की अगर वैल्यू दी जाए तो वो हम यहाँ पे पुट करके स्क्वायर लेंगे, 1 ऐड करके रूट लेंगे तो सेक का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में। फिर हमें थीटा की नेचर बताई जाएगी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि उस क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फिर ये बात अगर पता लगेगी तो फिर हम जाकर फाइनली सेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है जी। तो दो बातें यहाँ पे इनकम्प्लीट थी। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच डिस्टेंस यानी डेफिनेटली दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस। देखें अगर मैं लाइन 1 की क्वेश्चन लिखूं तो वो हो जाएगी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं सेकेंड लाइन L2 जो कि पैरेलल है फर्स्ट लाइन L1 के, उसकी क्वेश्चन लिखूं तो वो हो जाएगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइंस बेसिकली दो ऐसी लाइंस होती हैं जिनमें x और y के कोफिशिएंट अलोंग विद देयर साइन बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। अगर यहाँ पे मैं c1 को वहां लेके जाऊं तो ये हो जाएगा ax प्लस by इक्वल्स टू नेगेटिव c1। इसी तरह यहाँ पे भी ये काम करूं तो ये हो जाएगा ax प्लस by इक्वल्स टू नेगेटिव c2। कंपेयर कर, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो या फिर हम कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा सिंपल माइनस का c1 इक्वल्स टू माइनस का c2, ठीक है जी। अब अगर हम c1 को वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा c1 माइनस c2। तो फाइनली इसका हम ले लेंगे मॉडुलस और इसको डिवाइड कर देंगे टू द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का
स्क्वायर एंड सम देयर सम अलोंग विद द रूट। तो ये बेसिकली मुझे दो स्ट्रेट लाइंस या दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस देगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे द स्लोप ऑफ द कॉनिक इज एक्स, यानी कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर दी होगी जो यहाँ पे मिसिंग है। कह रहे विच रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों पहली बात, स्लोप अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आंखें बंद करके वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन दिए हैं पैराबोला और हाइपरबोला, उनमें कभी भी हमारा स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर ही स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस सवाल में बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं, ठीक है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसको लाइन 1 और इसके स्लोप को m1 बोल दूं और इसको लाइन 2 और इसके स्लोप को m2 बोल दूं, तो प्यारे बच्चों m1 का स्लोप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी, x1 y1 ये पॉइंट हो गया, और ये हो गया x2 y2। ये नहीं हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में 5 - 4 डिवाइडेड बाय 6 - 2, यानी m1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्यारे बच्चों 1/4, which is the slope of the first line। इसी तरह स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 8,12 और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 13,8, तो ये हो जाएगा मेरे पास m2 a - 12 ओवर 13 - 8, यानी फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी a - 12/5। अब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, तो फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई a - 12/5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू -1, 4 × 5 20, 20 वहां जाके -20 हो जाएगा, तो फाइनली a - 12 इक्वल्स टू -20, 12 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, -20 + 12, तो फाइनली a का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास -8, विच इज द फाइनल आंसर। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे दिया हुआ है आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली एक अदद सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है, बेसिकली इसको सीरीज होना चाहिए, लाइक आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 अप टिल आयोटा रेज टू द पावर 2021। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ, आयोटा बराबर होता है बेसिकली हमारे पास आयोटा के, आयोटा स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है नेगेटिव आयोटा के, और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा से लेके आयोटा रेज टू द पावर 4 तक की जो 4 साइकिल्स हैं वो बेसिकली 0 प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह 2021 तक हम जरा एलसीएम निकाल के देखते हैं कि कितनी साइकिल्स बनेंगी बेसिकली। तो मैंने 2021 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 × 20, 2 डिजिट एक साथ दे रहा हूं तो 0 आएगा, 4 5 × 20, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा 2021 को अगर मैं ब्रेक कर दूं आयोटा 2020 मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू द पावर 1 में, तो आयोटा 2020 तक बेसिकली 505 साइकिल्स बनेंगी, ये वाली 4 डिजिट्स वाली, और हर 4 डिजिट का आंसर 0 आएगा, तो 505 साइकिल का आंसर भी 0 ही बनेगा। इसका मतलब है पीछे सिर्फ आयोटा बना, तो इस सीरीज का आंसर मेरे पास बचेगा खाली आयोटा, दैट इज द फाइनल आंसर। अच्छा, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पीछे, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। यहां पे मुझसे कह रहे हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट 2x। देखें, डोमेन ऑफ टेंजेंट 2x अनडिफाइन होता है। डोमेन ऑफ टेंजेंट 2x बेसिकली अनडिफाइन, उसकी वजह यह है कि टेंजेंट 2x बराबर है sin 2x अपॉन cos 2x के। तो cos अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो टेंजेंट बेसिकली अनडिफाइन या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका पीरियड निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा π/2। यानी मैं भी ये बात यहाँ पे कह सकता हूं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास यहाँ पे जो आ रही है वो ये आएगी दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2x बराबर हो जाएगा बेसिकली π/2 के, या कहते हैं कि 2x इज नॉट इक्वल्स टू π/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये बचा π/4। और इसके अंदर हम लोग जो है
ऐड करवा देंगे n पाई को, तो यही वाला 2 जब इसके नीचे भी आएगा तो ये n पाई बाय 2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 प्लस n पाई बाय 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इसी तरह अगर रेंज की बात की जाए तो बेसिकली रेंज ऑफ टेंजेंट 2x जो है इट एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम ऑल द रियल वैल्यूज। अच्छा, फाइंड आर यानी सर्कम रेडियस इफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज गिवन। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इन रेडियस का फॉर्मूले वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, ये वाला सवाल देख लेते हैं। 3 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं ट्रायंगल की और मुझसे कह रहा है एरिया निकालो। देखिए बात सुने प्यारे बच्चों, अगर आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको डेफिनेटली उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कम से कम वर्टिसेस को निकालना ही पड़ेगा। अगर आप वर्टिसेस को निकाल लेते हैं तो वर्टिसेस निकालने के बाद फाइनली जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3। उसके बाद मेरे पास आ जाता है प्लस का x2 y3 माइनस y1 और फिर आ जाता है फाइनली प्लस का x3 y1 माइनस का y2। इसको बल्कि स्ट्रेट ब्रैकेट ही बनाते हैं क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें एक काम ये हो सकता है कि अगर मेरे पास दो लाइंस ऐसी हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट आउट कर रही हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 2 लाइन ऐसी हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यानी x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, 2 लाइंस ऐसी हैं यानी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऐसी हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट आउट कर रही हैं, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो बेसिकली कुछ इस शक्ल में दी हुई है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो फिर एरिया निकालने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बनती है सिंपल वर्ड्स में 1/2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b। और नॉर्मली जब भी आपको इक्वेशंस दी जाती हैं एरिया के लिए, अगर वो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन नहीं देगा तो काम बहुत लेंदी हो जाएगा, काम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसीलिए हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशंस ही आती हैं एरिया निकालने के लिए। अगले सवाल में कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स वर गिवन ऑफ द ट्रायंगल वर्टेक्स a, वर्टेक्स b एंड वर्टेक्स c। कह रहा फाइंड द पॉइंट वेयर AB एंड BC इंटरसेक्ट्स। देखिए AB अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक अदर ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये मेरा वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C। देखें AB को अगर मैं एक्सटेंड करूं और BC को अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे AB और BC मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि AB और BC के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो तो B दिया हुआ है। इसका मतलब है कि AB और BC जो है वो B पे मीट करेंगे, यानी B 3,4 इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर AB एंड BC विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। बच्चों इस सवाल में बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 अदद सर्कल्स दिए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सर्कल नंबर 1 कंसिडर करूं, ठीक है जी, और अगर मैं इसको सर्कल नंबर 2 कंसिडर करूं और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1, y1 कह दूं और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2, y2 दे दूं, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट शुड बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला जो कि मुझे इन दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बताएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जरा 2 कंडीशंस और भी लगा सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में डिस्टेंस मौजूद है, तभी हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम बोलें कि ये दोनों सर्कल्स अगर मीट कर रहे हैं और अगर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के बीच वो बेसिकली दोनों रेडियाई का सम हो जाएगा, यानी r1 प्लस r2। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मामला कुछ और है, यानी सर्कल्स जो है वो इस तरह से मीट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरनली मीट कर रहे हैं, तो अब बताइए कि दोनों के सेंटर टू सेंटर क्या डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए और आसान काम है बच्चों, जो बड़ा सर्कल होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हम r2 कहते हैं, बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज थी सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो जाए तो कॉनिक कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, सर्कल एक ऐसा कॉनिक होता है, ठीक है, इसको जरा दोबारा लिख देते हैं। सर्कल प्यारे बच्चों बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कॉनिक होता है जिसकी इसेंट्रिसिटी हमारे पास जो है वो 0 होती है। सर्कल हमारे पास एक ऐसा कॉनिक है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है।
अब मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द एलिप्स 4x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 36, हम इसको लिख देते हैं जरा, 4x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 36। 36 तो मल्टीप्लायर उधर आके दोनों के साथ इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बचा 1, कैंसिलेशन हुई, तो ये बचा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब मुझे कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको xy प्लेन के अंदर या xy एक्सेस के अंदर अगर रोटेट कर दें तो न्यू इलिप्स क्या बनेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको रोटेट किया तो मैं जरा इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस निकालता हूं। तो स्मॉल x के लिए बेसिकली जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x cos थीटा माइनस y sin थीटा। इसी तरह स्मॉल y के लिए जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x sin थीटा, ठीक है जी। आगे आ रहा है प्लस का y cos थीटा। लेकिन आप यकीन मानिए कि हम जब तक हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी ना जाए हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थीटा को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। और जब तक हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थीटा को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम नई इक्वेशन ले ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता एक की पॉइंट आपको यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगा और वो ये कि एलिप्स जो होता है वो इटसेल्फ अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करता है। जो एलिप्स की एब्सोल्यूट शेप होती है वो कभी भी इटसेल्फ चेंज नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यू एक्सिस के मुताबिक इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज होती है, शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। अगले सवाल को देखते हैं। मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला इफ सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, इक्वेशन वाज गिवन। कह रहे हैं कि एक हाइपरबोला है जिसका वर्टेक्स निकाले अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इक्वेशन दी हुई थी कोई सवाल में। खैर हम खुद से एक अदद इक्वेशन ले लेते हैं हाइपरबोला की, ठीक है। और वो इक्वेशन मैंने ले ली x माइनस 3 विद होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 विद होल स्क्वायर और इक्वल्स टू मैंने ले लिया 12। दोनों तरफ 12 से डिवाइड करवा तो ये हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 4 y प्लस 2 विद होल स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। देखिए ये तो हमारे पास एज इट इज आ गया x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 12 और यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, कैंसिलेशन हुई तो ये बचा 3 इक्वल्स टू 1। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं तो ये हो जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी माइनस h कॉमा माइनस k देखूं तो वो मेरे पास आ जाएंगे 3 कॉमा माइनस 2। इसी तरह a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे 12 और अगर मैं रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 12 अंडर रूट 12। मुझे बेसिकली यहाँ पे वर्टिसेस निकालनी है, ठीक है। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा यहाँ पे ए था तभी मैंने ये निकाला। तो वर्टेक्स के लिए बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे h प्लस माइनस a कॉमा k। तो वर्टेक्स आ गई प्यारे बच्चों 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 कॉमा माइनस 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। अच्छा यहाँ पे जस्ट हम एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ आगे सवाल वगैरह कुछ नहीं बोला हुआ। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला निकालने के लिए काम आता है। कोई सवाल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला निकालने के काम आता है। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली ये वाला पहला वाला सवाल तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जरा इस नए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझे इन्होंने एक अदद वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर मैं जरा आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे वेक्टर दिया हुआ है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। हम इसको यूं लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल x i कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। ये एक अदद वेक्टर दिया हुआ है और मुझे कह रहे हैं कि इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है 1, 0, -1 है, ठीक है। मुझसे कह रहे देन फाइंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट। मुझसे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, फाइंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट। बेसिकली एक वेक्टर का मुझे इनिशियल पॉइंट दिया हुआ और मुझसे टर्मिनेटिंग पॉइंट मांगा जा रहा है। याद रखिएगा कि कभी भी अगर हमने किसी वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालना है ना तो आपको सीधा सीधा एक काम करना है कि टर्मिनेटिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनेटिंग पॉइंट को क्यों कह देता हूं, अगर आपको किसी भी वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालना है तो आपको उस वेक्टर के अंदर उसका इनिशियल पॉइंट ऐड करना है।
यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कह रहा हूं x, ठीक है, तो इसमें इसका इनिशियल पॉइंट 1 ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको कह रहा हूं y, तो इसमें इसका इनिशियल पॉइंट 0 ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसको कह रहा हूं z, जो कि 0 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें उसका इनिशियल पॉइंट -1 ऐड हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 1 + x, y, -1। मैंने आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों? मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी भी वेक्टर का आपको, ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का आपको वेक्टर दिया हुआ और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ, टर्मिनेटिंग पॉइंट मांगा जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिए हम क्या काम करेंगे? उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग उसका इनिशियल पॉइंट ऐड कर देंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर u जिसकी वैल्यूज दी हुई हैं, अब वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप अज्यूम कर ली। कह रहा फाइंड u अपॉन -1 देन होल मॉडुलस। देखिए u अपॉन -1 का मतलब है नेगेटिव u ऑफ द वेक्टर, तो ये जब नेगेटिव u होगा तो ये हो जाएगा फाइनली -2। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में लिखूं, कॉमा -3 कॉमा -5। अब अगर मैं इस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो हो जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा 4 + 9 + 25। 4 + 9 होता है 13 और आगे हो जाएगा 25, तो ये हो गया √13 विच इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट वैल्यू और द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। बच्चों अब इस सवाल को देख लेते हैं। k क्रॉस i और i क्रॉस j मुझसे मांगा जा रहा है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, जो k क्रॉस i होता है वो j के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा j डॉट k क्रॉस i की जगह आ गया j, एंड अगेन i क्रॉस j बेसिकली हमारा k के बराबर होता है। अब उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो j क्रॉस k होता है वो i के बराबर होता है और j डॉट i बराबर हो गया 0 के, यानी इस डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फाइनल आंसर है वो 0 आएगा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ अलबत्ता ये लिमिट वाला सवाल अब यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली हमें कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाइड ऑन x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 12। x माइनस 3 को वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाइड ऑन x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 12 इंटू x माइनस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 3, ये फैक्टर पूरा का पूरा खत्म, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 3 टाइम्स 18 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, 27 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अल्फा वहां जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ गई फाइनली 27, यानी अल्फा की वैल्यू 27 हो जाएगी। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाइड ऑन दैट फ्रैक्शन तो आंसर भी 12 आ जाएगा। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि सम टू द इंफिनिटी वाज गिवन, a वाज गिवन एंड फाइंड द r, यानी बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की, जिसमें सम टू द इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म दी हुई थी, कॉमन रेशियो मांगा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो हम खुद से ही इस सवाल को डेवलप करते हैं। हम इमेजिन कर लेते हैं कि सम टू इनफाइनाइट सीरीज वो हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 12। इसी तरह से जो फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है वो मुझे दी हुई है 3, मुझसे कह रहा है कॉमन रेशियो निकालें। देखिए सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। 1 माइनस r वहां ले जाऊं तो फाइनली ये बचेगा मेरे पास 1 माइनस r इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय सम टू इन्फिनिटी, तो ये बचा 1 माइनस r इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, 1/4 यहाँ और r वहां जाएगा तो फाइनली मेरे पास बचेगा r इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये बचा 4 माइनस 1 3, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। इसी तरह से अगला सवाल देख देते हैं। इसमें कह रहे कि T8 और T17 दिए हुए थे, फर्स्ट टर्म निकालनी थी। क्योंकि हमें यहाँ पे कहा नहीं है कि कौन सी प्रोग्रेशन है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज एन AP, तो हम कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल खुद से एक सवाल डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के AP के अंदर जो 8th टर्म है वो 50 दी हुई है और जो 17th टर्म है वो 95 दी हुई है। कह रहा फर्स्ट टर्म निकालो। देखिए 8 टर्म का मतलब है a + 7d और वो दी हुई है 50। इसी तरह 17 टर्म का मतलब है a + 16d
वो दी हुई है 95। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, ए कैंसिल, 7 माइनस 16 ये होता है नेगेटिव का 9d, और यहाँ पे बचा नेगेटिव का 45। ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 1 टाइम्स 9, 9 5 टाइम्स 45, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 7d, 7 इंटू 5 दैट इज 35 इक्वल्स टू 50। 35 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, तो 50 माइनस 35 दैट मेक्स इट 15, यानी फर्स्ट टर्म का आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं जरा। इस सवाल में भी कह रहे हैं कि बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था और हमें कहा हुआ था कि बताइए कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने भी इस तरह का एक सवाल डेवलप किया है। हम कहते हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है फॉर एग्जांपल जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है 3। हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, a डॉट ए आर, ए कॉमा ए आर स्क्वायर, इस तरह करके। लेकिन हम डायरेक्ट कहते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 3 है, और मुझे पर्टिकुलर नंबर की टर्म दी हुई है 486। तो मुझे ये बताना है कि ये बेसिकली कौन से नंबर की टर्म है। तो देखिए इसके लिए जर्नल फॉर्मूला होता है a डॉट आर रेस टू द पावर n माइनस 1। जर्नल टर्म है 486, a मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड यानी 2, और ये हो जाएगा r यानी 3 रेस टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 243 इक्वल्स टू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1। 243 को हम लिख सकते हैं with the power of 3 as a prime factorization, तो 3 raised to the power 5 equals to 3 raised to the power n minus 1। बेसिस सेम पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, 1 नेगेटिव है 5 आगे पॉजिटिव, यानी ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है इसके अंदर ये जो 486 है ये बेसिकली 6th टर्म को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। अब अगला सवाल कह रहा है मुझे कि जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस मालूम करनी है अगर सीक्वेंसेस दी हुई हैं एपी में। 2 सवाल इस तरह के थे, अब वो हमने खुद से एक डमी एग्जांपल निकाली है, हम अभी इसको करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम जरा एपी का करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अदद सीक्वेंस है 5, 9, 13, 17, ये एक एपी है, ठीक है। जर्नल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, तो मेरे पास जर्नल टर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, यानी हो जाएगा फाइनली 5 प्लस 4n माइनस 4, यानी हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 4n। दिस इज द जर्नल टर्म फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट एपी। टी ऑफ n लिखें या a ऑफ n लिखें, बात एक ही। जरा एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, हमने अब ले लिया -3, 0, 3, 6 अप टिल सो ऑन। तो वही जर्नल टर्म फॉर्मूला लेते हैं, तो मैंने कहा टी ऑफ n के टर्म्स में, तो -3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, यानी फाइनली मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो जर्नल टर्म आएगी वो आएगी -3 प्लस 3n माइनस 3, यानी फाइनली मेरा जर्नल टर्म फॉर्मूला बनेगा 3n माइनस का 6। अच्छा जी, इसके बाद अब हम जरा इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि 1, 0, 1, 0, 1। बेसिकली प्यारे बच्चों ये एक अदद ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक अदद ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस की जो जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द जर्नल टर्म फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर द ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि अगर सर्कल के, ठीक है, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए और सेंटर निकालना तो क्या होगा। बच्चों याद रखिएगा डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए और सेंटर निकालना है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिंपल जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि डायमीटर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ और मिड पॉइंट जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है वो मुझसे मांगा गया है, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इजीली आ सके। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें हमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेसिकली 2 क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन के हमें तो नहीं पता। अब हम अपनी तरफ से बेसिकली 2 क्वेश्चंस जनरेट किए हैं मैंने, अब हम उन पे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में मुझे कह रहे हैं, अगर मैंने एक जनरेट की है कि एक बॉक्स है विच कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स।
ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड बॉल्स हैं टोटल 5 और ब्लू बॉल्स हैं टोटल 3। सवाल में कह रहे कि एक अदद बॉक्स है जिसके अंदर टोटल रेड बॉल्स हैं 5 और ब्लू बॉल्स हैं 3। कह रहे 2 बॉल्स आर ड्राउन विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर रिप्लेस किए 2 बॉल्स बेसिकली निकाली गई हैं। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। सबसे पहले तो हम यहां पे निकालते हैं कि टोटल बॉल्स हो जाएंगी 8, टोटल बॉल्स हो गई 8, तो 8 में से 2 बॉल्स निकालनी है, तो मैंने ले ली 8 कॉम्बिनेशन 2। ये हो जाएगा मेरे पास बेसिकली 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। फाइनली बचा बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 4 इंटू 7 दैट मेक्स इट 28। इसी तरह से अब कह रहे हैं कि दोनों बॉल्स बेसिकली रेड होनी चाहिए, तो 5 रेड बॉल्स में से 2 की क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हमने ले लिया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। रिजॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 दैट मेक्स इट 10। अब अगर मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फेवरेबल आउटकम है वो बेसिकली आ रहा है 10 और जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आ रहे हैं 28, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेसिकली यहाँ पे 5/14। इसी तरह से अब हम जरा अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल जो हमने जनरेट किया है उसमें हमने ये कहा है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अगर डाइस को थ्रोन किया गया है तो टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे 6/6 हो जाएंगे 36। कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एट लीस्ट 10। कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर मौजूद हैं उनका सम अगर हम निकालें तो वो कम से कम एट लीस्ट 6 आए। ठीक, ओ सॉरी, एटलीस्ट जो है वो 10 आए, नहीं कम से कम 10 आए। ज्यादा से ज्यादा तो 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 आने की कितने पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है हमारे पास कि 4,6, दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास 6,4। ठीक है जी, 4,6, 6,4। इसी तरह से मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है 5,5। 11 आने की पॉसिबिलिटी है 5,6 और 6,5। 12 आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 6,6। तो टोटल यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ पे 1, टोटल हो गए बेसिकली 6 तरीके और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1/6। इसी तरह आगे कह रहे हैं कि परमुटेशन का एक सवाल था राउंड टेबल के लिए, इसको भी अब हमने खुद से जनरेट किया है। हमने कहा कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज 6 पीपल कैन बी सीटेड अराउंड द राउंड टेबल। देखिए राउंड टेबल के लिए हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। कह रहे हैं 6 लोग कैसे बैठेंगे, तो 6 - 1 यानी दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 20, 60, 120। There are 120 number of ways for these people to be seated around the round table. अगले सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर 5 डिजिट का नंबर है, अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और हमने उसकी मदद से, यानी बेसिकली यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि हमें जो है वो कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि वो जो दिए हुए डिजिट्स हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल मुझे 6 डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, टोटल मुझे 6 डिजिट्स दिए गए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि इन 6 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 5 डिजिट का नंबर बनाइए। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं पहला नंबर 0 नहीं हो सकता और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। इन्हीं सवाल में मैं फिर कह देता हूं कि मुझे कहा जा रहा है कि 6 डिजिट्स आपको प्रोवाइडेड है 0 अप टिल 5। कह रहे हैं कि इन 6 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 5 डिजिट का नंबर डिजाइन करें, लेकिन पहला नंबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे टोटल पॉसिबिलिटी निकालनी है तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा सिंपल, उसमें 6 परमुटेशन 5। 6 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 5 यानी 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है मेरे प्यारे बच्चों 720, लेकिन इसके अंदर अभी वो डिजिट्स भी इंक्लूडेड हैं जो हमारे पास, जिसमें स्टार्टिंग डिजिट 0 है, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं 0 को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास बचे 5 डिजिट और मुझे अब एक ऐसा नंबर बनाना है
जिसमें 4 डिजिट्स का नंबर हो, क्योंकि 0 को तो एलिमिनेट कर देना, ये बचेगा 5 फैक्टोरियल जो कि 120 के बराबर होता है। तो ये वो अनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर्स हैं जिनमें फर्स्ट डिजिट 0 है। तो हम जरा टोटल में से इनवैलिड को माइनस करें। सो देयर आर 600 पॉसिबल ऑप्शंस और 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज डिजिट। अगले सवाल में कह रहे हैं कि अगर पॉइंट 3 XY कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। अगर तो ये पॉइंट है 3,0, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑलरेडी x पे है, तो x से लेके मुझे x एक्सिस तक का डिस्टेंस निकालना है। x के ऊपर तो पर्टिकुलरली y सारे 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर ये कोई पर्टिकुलरली पॉइंट है 3, तो x एक्सिस तक का इसका डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर यहाँ पे पॉइंट आ रहे 0,3, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर 3 है, वर्टिकल डिस्टेंस 3 है, तो फिर इसका सिनेरियो अलग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन सही नहीं है, इसीलिए हम इसको मजीद जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगला वाला सवाल रिपीटेड है, आगे चलते हैं। कह रहे विच वन इज द फॉल्स वन। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, दिस इज ऑलवेज अ ट्रू ऑप्शन। टेंजेंट, अच्छा ये d नहीं है, इसको a मान लेते हैं। टेंजेंट a/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन साइन है। बेसिकली ये हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है। टेंजेंट थीटा/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, साइन 180 अपॉन ए बेसिकली माइनस साइन ए के बराबर होता है, और माइनस साइन 270 प्लस ए माइनस कॉस ए के बराबर होता है। नेगेटिव कैंसिल कर दें तो यहाँ बचता है खाली साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है सी या थर्ड ऑप्शन इज अ फॉल्स वन। बच्चों इस सवाल में बेसिकली मुझे कहा जा रहा है कि एक अदद हमें हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब ये 10 है या 16 है, अभी मुझे तो 16 ही लग रहा है, माइनस। अच्छा, 2y माइनस 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये फाइनली फिर मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। इसको फिर हम यूं भी तो लिख सकते हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल ओवर 25 अपॉन 4। तो मैं इसको डायरेक्टली यूं लिख देता हूँ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के विद होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखूं h कॉमा के, तो वो मेरे पास डायरेक्टली आ रहे हैं प्यारे बच्चों x माइनस 2, ठीक है। तो वो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं 2,2। ये तो आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मुझे वर्टेक्स निकालनी है तो वो होता है h प्लस माइनस ए कॉमा के। देखिए a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी, a स्क्वायर अगर 16 आ रहा है तो a डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 4। यानी अब अगर मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस 4,2। ऐड करेंगे तो एक वर्टेक्स तो आ जाएगी 6,2 और दूसरी वर्टेक्स आ जाएगी माइनस 2,2। These are the right possible options for the vertex. अच्छा, आगे एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मेनी कांस्टेंट टर्म्स आर अवेलेबल। देखिए बेसिकली यहाँ पे दो बातें, एक तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ रहा है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, तो मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर को पहले मैं कांस्टेंट a के साथ लिखूंगा x प्लस 2, फिर इसकी स्क्वायरिंग वाली टर्म ले लूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं फाइनली अब यहाँ पे लूंगा अपने क्वाड्रेटिक फैक्टर को। क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखा जाता है 6cx प्लस डी, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला मामला। यानी मैंने 3 कांस्टेंट टर्म बेसिकली अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही। अच्छा बच्चों, ये बिल्कुल हमारे पास सेम एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, वैल्यूज का फर्क है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। तो इसको जो है वही पुराने वाले काम से करेंगे जो हमने पहले किया था। इस तरह के 2 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कॉज आ रहा है, वहाँ पे कॉसेक आ रहा था, ठीक है। बल्कि ये वाला क्वेश्चन भी हम बल्कि एंड में देख ही लेते हैं। अच्छा, पहले जरा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो पहले हम जरा मिडिल टर्म को देख लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म का जो डायरेक्टली ताल्लुक होता है ना, वो आपकी एन की वैल्यू से होता है।
ठीक है, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर 20। मिडिल टर्म का डायरेक्टली आपका ताल्लुक जो होता है वो आपकी n की वैल्यू से होता है। यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 20। अगर तो n आपका इवन होता है ना, तो प्यारे बच्चों जो मिडिल टर्म आती है मेरे पास वो आ जाती है सिंपल वर्ड्स में n/2 + 1। और अगर मेरा n ऑड होता है तो जो मेरी मिडिल टर्म होती है मेरे प्यारे बच्चों, मिडिल टर्म हमारे पास जो है वो आ जाती है आइदर n+1/2 या फिर n+3/2। क्योंकि यहाँ पे मेरा n इवन है तो मिडिल टर्म मेरी n/2 + 1 से आएगी। तो फाइनली यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाएगी 20/2 यानी 10 यानी 11। मिडिल टर्म आ गई 11। इसी तरह प्यारे बच्चों पहले कुछ पेपर्स में हमारे पास एक सवाल आया था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और यहाँ पे इस तरह का तो नहीं बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। एक अदद बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है और कह रहा है कि कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट निकालो x² की टर्म का। अब इसके लिए एक तरीका तो वही है कि हम लोग जो है वो जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, T(r+1) = n कॉम्बिनेशन r into a raised to the power n minus r dot b raised to the power r। लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इसकी बहुत ही मजेदार है, और वो ट्रिक मुझे कहती है कि r बराबर है np माइनस m, r बराबर है np माइनस m के डिवाइडेड बाय p प्लस q। अब देखिए ये p क्या है, q क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो भी पहली टर्म है उसका जो भी वेरिएबल है पावर, उस वेरिएबल की जो भी पावर है वो p है, और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका जो भी वेरिएबल है उसकी पावर q है। ठीक है, m जो है वो बेसिकली हमारी डिजायर टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर है तो m की वैल्यू 2 हो गई मेरे पास, और n की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी हुई है 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × p। देखिए p की जगह आ रहा है 1 माइनस m की जगह आ रहा है 2 ओवर p भी 1 q भी 1, तो ये हो गया 1 + 1। 7 1 टाइम 7, 7 - 2 5, ये हो गया 5/2। ये थी एक जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक। अगले सवाल में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 इवन इंटीजर्स। देखिए इवन इंटीजर्स का मतलब है 2 + 4 + 6 अप टिल 100। देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 दी हुई है। सम मालूम करना है तो सम के लिए फॉर्मूला है n/2 × a + l। प्यारे बच्चों n/2 यानी 50/2 दैट इज 25। फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है यानी 100। तो ये हो जाएगा s = बेसिकली अब यहाँ पे हो जाएगा 25 × 102। प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको 100 और 2 में ही रख के ब्रेक डाउन करूं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 2500। फाइनली हो जाएगा 2550। दिस इज द रिक्वायर्ड सम। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 30 एंड 300, यानी 30 से लेके 300 तक, 30 से लेके 300 तक इन बिटवीन। ठीक है, 30 से बड़े 300 से छोटे इन बिटवीन जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं उनका सम निकालना है। देखिए 30 से बड़ा 7 का मल्टीपल है 35, उससे बड़ा है 42, उससे बड़ा है 49, उससे बड़ा है 56। अब चलते जाएंगे, 300 से जो छोटा 7 का मल्टीपल है वो है 294। सबसे पहले तो जरा नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 294 = फर्स्ट टर्म दी हुई है मेरे 35, ठीक है, प्लस n - 1 × कॉमन डिफरेंस है 7। 294 में से जब 35 जाएगा प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास बच जाएगा 259। ठीक है जी, 259 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा = n - 1। अच्छा जी, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, n - 1 = 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21, 4 कैरी 7 7 टाइम्स 49, तो ये हो गया 37। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है मेरे पास 38। सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 × a + l। ठीक है, n/2 यानी 38/2 दैट इज 19। फर्स्ट टर्म है 35, लास्ट टर्म है 294, दोनों को ऐड करके, ठीक है, दोनों को ऐड करके 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सम आ जाएगा 6251, व्हिच इज द राइट आंसर। इस सवाल में कह रहे हैं कि व्हाट इज अ नॉन बाइनरी फंक्शन।
देखिए बाइनरी फंक्शन वो होते हैं जिसमें कम से कम 2 इनपुट्स दिए जाएं और उनको ही एग्जीक्यूट करके एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट किया जाता है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारे इस तरह के ऑपरेशंस हैं जो तमाम के तमाम बाइनरी फंक्शन पे काम करते हैं। नॉन बाइनरी फंक्शन वो होते हैं जिनमें हमारे पास एक इनपुट दिया जाता है, 2 इनपुट्स नहीं होते, ठीक है। सो नन ऑफ देम इज द नॉन बाइनरी फंक्शन। अच्छा, अब चलते हैं इसी वाले क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपको कहा था। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा नहीं करवा रहा, बस मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि पहले भी इस तरह के 2 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। बेसिकली प्यारे बच्चों, जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/x इंटू कॉस स्क्वायर 1/x, ठीक है। और हमें कहा हुआ है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है प्यारे बच्चों 6/पाई। यही मुझे कह रहे हैं कि इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह जो फंक्शन है 6/पाई पुट करेंगे तो वो बराबर है पाई a/144 के। आपने a निकालना है। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुका हूं। एक कॉट पे किया था, नहीं सॉरी कॉसेक पे किया था, ठीक है, और एक ऐसा किया था जिसमें 1/x नहीं था, खाली कॉसेक था। सबसे पहले तो देखें इसमें डिवीजन फॉर्मूला लगेगा। डिवीजन फॉर्मूला कहता है कि पहली टर्म बाहर, डेरिवेटिव 1 सेकेंड टर्म। अभी हो जाएगा मेरे पास पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, और यहाँ पे दोबारा एक दफा फंक्शन पे डेरिवेटिव लगेगा तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो फाइनली जो एक टर्म आ रही है मेरी वो बन जाएगी माइनस माइनस प्लस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर, ये हो गया 1/x क्यूब, ठीक है जी, इंटू 2 cos 1/x इंटू साइन 1/x। फिर आगे साइन आता है प्लस का, फिर हम कहते हैं कि सेकेंड टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। यानी फाइनली मैं ये बात आपसे कह सकता हूं कि मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया प्यारे बच्चों, वो बन गया 1/x क्यूब इंटू 2 cos 1/x इंटू साइन 1/x। आगे मेरे पास आ रहा है माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1/x। डेरिवेटिव लगाया अब हम इसकी जगह जो है x की वैल्यू 6/पाई, भी पुराना वाला काम है जो हमने पहले भी किया था, ठीक है। 1/x है तो रेसिप्रोकल करके π/6 पुट कर देंगे, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बेसिकली हमारे पास आ जाता है √3/2, जो हम उसकी जगह पुट करेंगे, और साइन 30 डिग्री की जगह हमारे पास आ जाता है 1/2, जो हम उसकी जगह पुट करेंगे। फाइनली दोनों वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको πa/144 से इक्वेट करवाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद a की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच
बैच का हिस्सा बनना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेजेस की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें।